डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध। चंपावत में एसआईआर पर सक्रिय प्रशासन। जिलाधिकारी ने कहा, कोई मतदाता न छूटे। राजनीतिक दलों संघ की अहम बैठक। देहरादून में समाधान दिवस की पहल। हर सोमवार होगा समाधान दिवस। शिकायतें ऑनलाइन ट्रैक होंगी। भूमि विवाद निपटारे के लिए बनेगा हाई लेवल विशेष सेल। मसूरी में गैर कानूनी तरीके से बन रहे हैं होटल। आवास का नक्शा पास कराकर बनाए जा रहे हैं होटल और लॉज। सख्त दिशा निर्देश के बावजूद गड़बड़ झाला जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में विभिन्न सरकारी विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम धामी मौजूद रहे और इस अवसर पर प्रदेश सरकार की भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को रेखांकित करते हुए उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। आज ऐसे दिन आप सभी को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है जिस दिन हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आज़ाद भारत में रिकॉर्ड बन रहा है कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका कार्यकाल सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए इस विशेष दिन की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, जब हम भर्ती प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए जब भर्ती परीक्षाओं पर, जैसा कि अभी हमारे राम सिंह जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा, आदरणीय मंत्री लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी कि भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार होती थी। उन भर्ती परीक्षाओं पर बार बार सवाल उठते थे, बार बार पेपर लीक की बातें आती थी और ये घटनाएं युवाओं के विश्वास को तोड़ देती थी। जब नकल माफिया खुलेआम हमारी व्यवस्था को चुनौती दिया करते थे, चैलेंज करते थे और जब दिन रात एक करने वाले होनहार युवाओं के मन में ये डर रहता था कि कहीं उनकी ईमानदारी किसी भ्रष्ट सिस्टम की बलि न चढ़ जाए। देखा जाए तो वो दौर हमारे युवाओं के सपनों और उनके माता पिता के त्याग के साथ घोर अन्याय का दौर था, जहां पिछली सरकारों में एक एक भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाती थी। कब उसका रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा होगी, कब साक्षात्कार होगा या कब कोई अन्य प्रक्रियाएं चलेंगी, वही आज रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी हो रही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत में मतदाता सूची को 100% सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक कर बड़ा संदेश दिया। जनपद का कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसा जिला डीएम ने कहा। बैठक में BLA 2 को सक्रिय करने, युवाओं के नाम जोड़ने और डिजिटल प्रक्रिया को सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में चंपावत जनपद में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार से ही जनपद के सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी मॉनिटरिंग को भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन अपर जिलाधिकारी स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यों की सटीक निगरानी सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म में अपनी सभी जानकारियां सही और स्पष्ट रूप से भरें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों से विशेष सहयोग की अपेक्षा जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बूथ स्तर पर बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय किया जाए। इससे प्रवासी और स्थानीय नागरिकों तक पहुंच आसान होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जनपद का कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं के नाम प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अगली खबर, चंपावत में नवगठित नगर पंचायत पार्टी में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ शुरू हो गया है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2026 के तहत मंगलवार सुबह ठीक 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हुई। पहली बार नगर पंचायत चुनाव होने के कारण क्षेत्र वासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के पहले ऐतिहासिक चुनाव में युवाओं का जबरदस्त जोश देखने को मिला, जहां मोनकांडा निवासी युवा मतदाता चाहत मौनी ने सबसे पहले मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। पहली बार वोट डालने के बाद उनके चेहरे पर खुशी, गर्व और अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर उत्साह साफ नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां बुजुर्ग, महिलाएं और पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में पूरा उत्साह देखा गया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर गजब का माहौल बना हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पहला वोट डालने वाली चाहत मौनी ने क्षेत्रवासियों से 100% मतदान की अपील करते हुए कहा कि हमारा एक वोट क्षेत्र के विकास और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। सभी लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पार्टी नगर पंचायत की पहली स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदाताओं का ये उत्साह साफ संकेत दे रहा है कि क्षेत्र की जनता विकास के नए अध्याय को लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब हर सोमवार को जनता दरबार यानी कि समाधान दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सभी शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होंगी ताकि ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण हो सके। ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समाधान दिवस में 132 लोगों ने शिकायतें रखी। अधिकांश मामले भूमि विवाद, ऋण माफी, आर्थिक सहायता, सड़क और पैदल पुलिया से जुड़े थे। भूमि विवादों की अधिकता को देखते हुए डीएम ने जनपद स्तर पर हाई लेवल विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए, जो सीमांकन, कब्जा, अतिक्रमण और राजस्व मामलों का फास्ट ट्रैक निस्तारण करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डीएम ने सीएमओ को दूरस्थ गांवों की गर्भवती महिलाओं का डेटा बनाकर नियमित निगरानी और हाई रिस्क केस को अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। अस्पतालों में टोकन व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समाधान दिवस में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम और बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल की शिकायत पर पुलिस और एसडीएम को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। फसल क्षति, आर्थिक सहायता, एम्बुलेंस सेवा और इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रस्तावों पर भी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम बात करें इन 130 शिकायतों की तो उसमें मल्टीपल डिस्प्यूट्स
जो है वो लैंड रिलेटेड थे या रेंटल उसके थे, तो इस संबंध में मैंने एक पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को। अगली खबर, चंपावत में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। खास बात ये रही कि कुल 88 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों में अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये कहना है चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और तत्काल समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 88 शिकायतें सामने आई, जिनमें पेयजल संकट, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, कृषि उद्यान, सिंचाई, समाज कल्याण और राशन कार्ड से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम चूराखर्क के गांव ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए चेन लिंक फेंसिंग की मांग उठाई, जिस पर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में और उनके मार्गदर्शन से जो जनपद में यहाँ पे प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य जो बहुआयामी कार्य होते हैं या जिनमें एक से अन्य विभागों के समन्वय की आवश्यकता होती है, उन सभी पे यहाँ के सम्मानित नागरिक जो हैं वो अपने इश्यूज़ को जो है वो हमारे समक्ष रखते हैं और सभी अधिकारियों के द्वारा पूरी तन्मयता से उसको जो कार्य समक्ष में आते हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है उसमें कार्यवाही भी की जाती है। इसके साथ साथ ही जो जनता मिलन में हमें मांग प्राप्त होती है, जैसे सड़कों की मांग है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित श्री राधा गोविंद मंदिर परिसर में आयोजित महापौर जनता के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देश्य शिविर और जनता दरबार में सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। महापौर विकास शर्मा ने स्वयं अधिकारियों के साथ बैठकर जनता की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। कार्यक्रम के साथ पीएम स्वनिधि योजना का जिला स्तरीय विशेष कैंप भी लगाया गया, जिसमें 70 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किए। शिविर में नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, समाज कल्याण, श्रम विभाग और आयुष्मान योजना समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सेवाएं प्रदान की। जनता दरबार में पेयजल, बिजली सफाई, पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। अमृत योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी सभी वार्डों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आह्वान पर हम लोग निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपना कार्यकाल करते हुए 12 साल पूर्ण हो चुके हैं और हमारा ये अभियान निरंतर चल रहा है। आज हमारे जो नगर निगम के विभाग हैं उनके साथ यहाँ जिले के, चाहे वो समाज कल्याण हो, श्रम विभाग हो, आंगनवाड़ी हो, बाल विकास हो, विद्युत विभाग हो, जल संस्थान हो, सारे विभागों को लेकर राजस्व विभाग है, हम उनके साथ आज यहाँ हमने कैंप लगाया है। आप देख रहे हैं सुबह से लोग यहाँ आ रहे हैं, मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, यहीं से उनको एंड टू एंड सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं और जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। सन 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने मसूरी में व्यावसायिक और संस्थागत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण घटती पर्यावरणीय क्षमता और अनियंत्रित निर्माण के कारण बढ़ते भूस्खलन के खतरे को रोकना था। लेकिन इस आदेश के तहत मसूरी के कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जहां होटल या किसी भी संस्थागत ढांचे के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। इन नियमों का पालन कराने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये बिना अनुमति या अवैध रूप से हो रहे व्यावसायिक निर्माण को रोकने और उसे सील करने की कार्रवाई करता है। हाल ही के वर्षों में एनजीटी ने मसूरी की वाहन
क्षमता का अध्ययन कराकर निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद मसूरी में होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल एक नया चलन देखने को मिल रहा है। लोग आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत करवाते हैं और बाद में फॉर विलास का बोर्ड लगाकर वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाने लगते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इन कार्यों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रहा है। मसूरी का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां आवासीय नक्शा पास कराकर व्यावसायिक गतिविधियां न चल रही हों। इसके लिए कहीं न कहीं पर्यटन विभाग भी जिम्मेदार माना जाता है। विभाग द्वारा होटल या गेस्ट हाउस चलाने के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, जिसके बाद लगातार 10 से 15 कमरों वाले होटल बनते जा रहे हैं। इस मामले में उपजिलाधिकारी राहुल आनंद ने स्पष्ट कहा है कि यदि नियमों के विपरीत काम हो रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आवासीय नक्शे पास कराए थे, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सीलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अवैध खनन के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है और शहर के 2 क्षेत्रों में अवैध खनन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन होटलों में पार्किंग की कमी है और जिनकी वजह से शहर में जाम लगता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ संज्ञान में हमारे तथ्य आए थे कि जो नक्शा पास हुआ था वो रेजिडेंशियल में जो नियमानुसार है पास हुआ था, लेकिन उसमें इनिशियली रेजिडेंशियल को बना करके बाद में उसको कन्वर्ट किया गया है। इसमें से कुछ फाइलों की चालान तो हमारे पास आ गई है। उनके ऊपर हमने कुछ में सीलिंग के ऑर्डर्स भी किए, जिनमें अभी अपील कर दी गई है कमिश्नर सर के कोर्ट में, तो वो अभी पेंडिंग चल रही है। लेकिन उस पर भी हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी नक्शा पास हुआ केवल रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए है। और जो अभी इसके बाद अन्य भी एक पूरी अभियान चला के हम करेंगे कि मसूरी में जितने भी ऐसे नक्शे पास हुए हैं या जिस तरह के होटल्स हैं जिनमें पार्किंग नहीं है, उनके ऊपर स्पेशल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही जाम की समस्या भी जो पूरी मसूरी में उत्पन्न है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत जनपद में फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तेजी और मुस्तैदी दिखाते हुए फायर टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर गिरे विशालकाय पेड़ों को हटाकर जन सुरक्षा सुनिश्चित की। स्कूल परिसर में खतरा बना पेड़ हो या मुख्य सड़क पर बाधित यातायात, हर मोर्चे पर फायर कर्मियों ने तेजी से राहत और बचाव अभियान चलाया। जनपद अब चंपावत में फायर सर्विस की तत्परता और सूझबूझ से संभावित हादसों को समय रहते टाल दिया गया। पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देशन में 8 जून को जिले की फायर टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर राहत एवं बचाव अभियान चलाकर लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। पहली घटना टनकपुर क्षेत्र की है, जहां राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय उचोली गोठ परिसर में अचानक एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से विद्यालय परिसर में खतरे की स्थिति बन गई, लेकिन सूचना मिलते ही फायर स्टेशन टनकपुर की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची और वुडन कटर की मदद से पेड़ को काटकर सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया। टीम की तत्परता से विद्यालय परिसर को संभावित जोखिम से मुक्त कराया गया। वहीं दूसरी घटना लोहाघाट क्षेत्र में सामने आई, जहां जीआईसी चांदमारी रोड पर देवदार का विशाल पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। डीसीआर के माध्यम से सूचना मिलने पर फायर स्टेशन लोहाघाट की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाते हुए पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। इसके बाद मार्ग पर यातायात को फिर से सुचारू किया गया। फायर सर्विस की इस तेज और प्रभावी कार्रवाई से न केवल जन सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं को भी समय रहते टाल दिया गया। एक बार फिर फायर टीम ने साबित कर दिया कि आपदा की घड़ी में वे हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टनकपुर में टनकपुर ओरिएंटेरिंग चैंपियनशिप 2026 का शानदार और सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन टनकपुर ओरिएंटेरिंग क्लब द्वारा उत्तराखंड ओरिएंटेरिंग स्पोर्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ। खराब मौसम के बावजूद खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा और प्रतियोगिता जोश, रोमांच व खेल भावना के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ओरिएंटेरिंग स्पोर्ट इंडिया के अध्यक्ष गौरव ध्यानचंद उपस्थित रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी दिशा मैडम, कोऑर्डिनेटर कनिष्क एवं विवेक भी मौजूद रहे। गौरव ध्यानचंद, जो हॉकी के महान जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के पौत्र हैं, उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ओरिएंटेरिंग एक रोमांचक खेल है
जिसमें एडवेंचर के साथ साथ व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता का भी परीक्षण होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यूरोपीय देशों की तरह भारत में भी इस खेल का उज्जवल भविष्य होगा। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।